ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और खबरें अभी तक के संपादक सुभाष चौधरी जी हमारे साथ हमारी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। जी आपका बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। और खबरें अभी तक की ये मुहिम है कि भ्रष्टाचार को वो जड़ से उखाड़ फेंके और इसी फहरिस्त में हम आपको ऑपरेशन बीएड दिखा रहे हैं। और चलिए एक बार फिर हम आपको लिए चलते हैं हरियाणा और जहाँ के इस कॉलेज की खबर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक ने ये मुहिम छेड़ी है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ेगा। खबरें अभी तक की मुहिम है कि वो भ्रष्टाचार की जड़ों को समाज से उखाड़ देगा। और इसी मुहिम के तहत आज हम आपको भ्रष्टाचार के एक ऐसे काले सच से रूबरू करवा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। जी हाँ, हम आपको हरियाणा में चल रहे बीएड कॉलेजों की हकीकत दिखाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं गुड़गांव के बिलासपुर। एडमिशन हमारा कंफर्म हो, डॉक्यूमेंट की कॉपी एक सेट जमा करा देंगे, टोकन मनी 10,000 जमा करा दें, एडमिशन कंफर्म है। यूनिवर्सिटी की जो प्रेस्क्राइब फीस होगी वो आपसे ली जाएगी। कंडीशन यूनिवर्सिटी को वो कर, तो इसमें ना हिडन प्राइस होगी ना हिडन यूज होंगे। तो 10,000 में वो अलग नहीं, उसमें इंक्लूड होगा। जो फीस होगी सेक्शन जो होगा उसमें आपका डिडक्ट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये आपकी टोकन मनी। दूसरा ये है कि अभी फिलहाल काम भी करती है एक स्कूल में काम कर रहे हैं। मतलब एक दो चीजें हैं, तो वो रेगुलर आने में समस्या आएगी और एग्जाम किधर भी मैं आपको बोल रहा हूँ गुड़गांव प्रॉपर रहते हैं जी, सेक्टर 32 उतार कर 32 से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दूर नहीं है। ये भी हम चाहें तो वॉकिंग डिस्टेंस है क्लास के, विद इन 30 मिनट पुलिस पहुँच जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे इंस्पेक्शन होते हैं तो हमें कैंडिडेट हो जाते हैं उसकी अगर हमें प्रीवियस इंफॉर्मेशन अगर मिल जाएगी, फोन नंबर मिल जाएगा, कर लेगा, फीस जमा हो गया, शनिवार को समझ ऐसे वो तो समझ बस कुछ नहीं कंफर्म करना। अगर पीरियड इंफॉर्मेशन मिल जाए, पीरियड इंफॉर्मेशन इसमें तो क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है, पीरियड इंफॉर्मेशन आपको की जाएगी। तो उसमें फिर वो ना हो कि सर एडजस्ट कर नहीं, देखिए अगर आप उसमें हमें छूट देंगे तो फिर उसमें आना मैं जो चीज़ें हैं वो इसे निकलेगा। तो इंस्ट्रक्शन होते हैं, प्रैक्टिकल होती है, कुछ टीचिंग प्रैक्टिस आती है। वो सर मान लिया इंस्ट्रक्शन तो सिर्फ आप कॉलेज के लिए अटेंड करेंगे, बाकी टीचिंग प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल तो आप अपने से करती होगा, क्योंकि वहाँ जितनी भी हम प्रिपरेशन कराएंगे ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की टीम आती है प्रैक्टिकल के लिए, और फिजिकली जब प्रैक्टिकल होती है ना तो उस टाइम रेगुलर कैंडिडेट में नॉन रेगुलर नहीं है, बिल्कुल 10 डबल का फर्क नजर आता है। इस कैंडिडेट में रेगुलर रह के क्लासेस किए, ये नहीं तो उसमें कुछ हेल्प तो मिल ही जाएगी ना, मिल जाएगी। मैं तभी कह रहा हूँ कि उसमें आप हमेशा कितनी हेल्प जरूर करेंगे कि आप टीचिंग प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल ज्वाइन कर लेंगे, इसे रेगुलर को तो वो तो हमारे आपके बीच के अंडरस्टैंडिंग है कि हम उसको कैसे उस मौसम को चलाते हैं। हमने डेटा दे दो तो फीस का स्ट्रक्चर जैसे अभी 48,000 था, 48,500 रेगुलर कैंडिडेट का 5,000 रुपये कॉलेज फंड था, तो ये तो मस्त है। प्लस नॉन कैंडिडेट का जो भी कुछ कैंडिडेट एक आप नहीं होंगे, 5 कैंडिडेट हो जाते हैं हमारे पास, 3 निकले जो सबके साथ एडजस्ट होता है। मतलब क्या मान के चले, क्योंकि बजट तो हमें रखना, आप अपना बजट समझ के चले कि आपको यदि बीएड कंप्लीट करनी है तो आपका टोटल मोटा 70,000 आपका सब हो जाएगा। उसका प्रैक्टिकल का फाइल लेसन प्लान बहुत मतलब आपके घर पे एक पूरा प्रोग्राम कर दिएगा, क्या मेरे को हो जाता। ये बुक मैं कब करवा सकता हूँ? अभी कल में आकर के पेपर आप दिया ना, कल हम करवा लेंगे, नहीं भी हो जाता है। जो एप्लीकेशन होती है उनको फर्स्टली कितना देना पड़ेगा बुकिंग अमाउंट? 10,000। उससे कुछ कम है
में अपनी सीट देखें सबसे पहले तो इलाके में क्यों, क्योंकि वो भी मैं बता रहा हूँ आपसे कि फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे ही नाम डालते आपका एडमिशन कंफर्म होता है, कंफर्म होने के बाद आपको टेस्ट रिपोर्टिंग करनी है। तो देखा आपने, ये हैं कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर जो बता रहे थे कि कैसे आप कुछ रुपयों के बदले बीएड की डिग्री हासिल कर सकते हैं, वो भी कॉलेज आए बगैर। साथ ही ऋषि चौधरी ने ये भी भरोसा दिलाया कि वो बगैर काउंसलिंग और किसी झंझट में पड़े इस कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारी कुछ रुपयों के लिए यहाँ तक मदद करने के लिए तैयार थे कि हमें कॉलेज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आना पड़ेगा, यानी पैसा दो और डिग्री लो। रविंद्र कुमार गौतम, खबरें अभी तक। तो ये हरियाणा का एक कॉलेज था और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी फ़ोन लाइन खुली हुई हैं और साथ ही इन कॉलेज जो ये हमारी जो खबर जो भी कोई देख रहे हैं हम उन्हें भी बता दें कि हमारी फ़ोन लाइन खुली हुई हैं और हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम लगातार इन कॉलेजों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी के जिनकी भी खबर हमारे पास है उन सभी के या तो फ़ोन लाइन बंद आ रहे हैं या वो फ़ोन को पिक नहीं कर रहे हैं और ना ही वो हमसे बात करने के लिए तैयार हो पा रहे हैं। और वहीं इस मामले पर जब हम बड़े स्तर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा विभाग से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं जो जिन्होंने इन्हें एफिलिएशन दिया हुआ है, वो भी इस मामले पर बात करने से कतरा रहे हैं। और चलिए रुक कर लेते हैं सुभाष जी का। सुभाष जी, जैसा हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनसे बातचीत हो पाए, बातचीत का एक माहौल बने, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि बीएड में जो धांधली हो रही है वो रुके। फ़ोन नहीं उठाना किस और इशारा करता है? देखिए, तो निश्चित रूप से ये आपके स्टैंड को विंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी टीम ने जिस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया है और जो तथ्यात्मक चीज़ आज सामने आई है दुनिया के सामने और इस हमारे दर्शकों के सामने, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि गड़बड़ी नहीं बल्कि ये पूरी तरह से एक अनैतिक व्यापार चल रहा है शिक्षा के नाम पर, बीएड के नाम पर शिक्षक बनाने की जो एक अनैतिक फैक्ट्री है। जैसे आप एक हथियार बनाते हैं तो हथियार लाइसेंस शुदा भी होते हैं और एक हथियार ऐसे हैं जो गैर हथियार लाइसेंस शुदा। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से पूरी तरह अवैध जो फैक्ट्री है शिक्षकों की वो तैयार कर रहे हैं और ऐसे शिक्षकों की फैक्ट्री है ये। इस तरह के शिक्षक ये तैयार कर रहे हैं जिसके बिना पर इस प्रदेश का तो कम से कम भला किसी सूरत में नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो हमें कोसेंगी, निश्चित रूप से कोसेंगी कि हाँ, आज कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो साइंस को सही ढंग से पढ़ा पाए, गणित पढ़ा पाए या इंग्लिश की बात है। तो अगर इस तरह के शिक्षक स्कूल में जाएंगे तो ये शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये कोई भी शिक्षक उनको बच्चों का जो बेसिक है, कंसेप्ट है, वो ये क्लियर कर नहीं सकते क्योंकि ये उस तरह के पैमाने से गुजर रहे हैं जो पैमाना नहीं है बल्कि ये कोई और सांचा बना दिया गया है। सुभाष जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, एक हमारे देहरादून से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अशोक शर्मा जी। अशोक शर्मा जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? अशोक जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? चाहता हूँ आपने बहुत अच्छा ये मुहिम छेड़ी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी, अपना सवाल पूछिए। अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर ले शर्मा जी। आपने बहुत अच्छा किया, ये उजागर कर रहे हैं आप जी, लेकिन आप जो लोग इनको परमिशन दे रहे हैं जी हाँ बताएं शर्मा जी। आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम उसकी आवाज़ थोड़ी कम कर लें, तभी आप अपनी बात रख पाएंगे ठीक से। मेरा सवाल श्रीमान जी आपसे ये है जी कि जो लोग इनको परमिशन दे रहे हैं
जी दुकानें चलाने की, जी उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल ठीक बात है। उनकी तरफ से आंखें क्यों मूंदे हुए है? जी 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 अभी जी पिछले दिनों जी टीईटी के लिए बड़ा भारी एजुकेशन हुआ हमारे देहरादून के अंदर, जी और उन टीचरों ने टेस्ट देने से इनकार कर दिया और सरकार उसके आगे झुक गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शर्मा जी। ये हकीकत है कि इसके इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो संस्थान चल रहे हैं, चाहे उत्तराखंड में चल रहे हों, देहरादून में, या हरियाणा में चल रहे हों, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, या अन्य शहर हैं, या इसके अलावा हिमाचल में चल रहे हैं ये इस तरह के संस्थान, तो निश्चित रूप से जो सवाल आपने खड़ा किया कि इसके लिए दोषी कौन, दोषी वो लोग हैं। सुभाष जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपको रोक रहा हूँ। हमारे साथ कृष्ण पाल गुर्जर जुड़ रहे हैं, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष हैं। जी कृष्ण पाल जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेलो कृष्ण पाल जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपसे संपादक महोदय सीधी बातचीत करेंगे। जी गुर्जर साहब, आप विपक्ष में हैं और लंबे अरसे से आप राजनीति कर रहे हैं इस प्रदेश में, और जिस तरह के संस्थान हैं, ये अवैध फैक्ट्री है शिक्षकों की, चाहे फरीदाबाद जहां से आप जीत कर लगातार आते रहे हैं, या गुड़गांव है, या हरियाणा के अन्य दूसरे शहर हैं, ये लगातार मैकेनिज्म काम कर रहा है। हमारी टीम ने ये ऑपरेशन किया है, ये स्टिंग किया है, और उसमें से दर्जनों कॉलेज ऐसे हैं, गुड़गांव फरीदाबाद के भी, जो हमारे कैमरे में कैद हैं, और हम उनका कुछ एक फर्स्ट पेज हमने आज खुलासा किया है, और आने वाले 48 घंटे में और भी हम खुलासे करेंगे कि ये बीएड शिक्षक के नाम पर ये शिक्षक क्या करेंगे। क्या आपको लगता है कि जो शिक्षक इस तरह के संस्थानों से निकलकर पैसे के बल पर बीएड की डिग्री लेकर जा रहे हैं, और वो नियुक्त भी हो रहे हैं, बहुत सारे पिछले 5-7 सालों में नियुक्तियां भी पा चुके हैं, क्या उनसे हमारे इस प्रदेश का भविष्य बनेगा? मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी जी कि सिर्फ बीएड में ही नहीं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज लीजिए, चाहे दूसरे कॉलेज लीजिए, सब में पैसे के मैनेजमेंट की सीटें पैसे के दम पर ली जाती है जी। तो जो पैसे के दम पर पढ़कर आएंगे जी, उनसे वो क्या किसका भला करेंगे ये आप अच्छी तरह जानते हैं जी। लेकिन सरकार ने जिस तरह की मान्यताएं इनको दी हैं जी जी, और जिस तरह के इनको छूट दी है खुली मनमानी की जी, उससे तो मैं समझता हूँ किसी का भला होने वाला नहीं है जी। और मैं कहता हूँ आज बीएड में हजारों आज बीएड की डिग्री लेकर निकलते हैं जी, कि किसी को रोजगार मिल पाता है जी। तो रोजगार भी बहुत बड़ी समस्या है जी। और मैं समझ नियम और कानूनों की सरेआम ये कॉलेज ये विद्यालय धज्जियां उड़ा रहे हैं जी। और सरकार आंखें मूंदे बैठी है जी। नीचे से ऊपर तक अपना सारा जी। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कौन कार्रवाई करेगा? जी। तो मगर इसलिए इस दिशा में एक सख्त कानून की जरूरत है। जी जी। और जिस तरह घर बैठे डिग्रियां दी जा रही हैं, घर बैठे हाजिरियां लगाई जा रही हैं, वो सरेआम नियमों की उल्लंघना है। तो ऐसे संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी। ये कार्रवाई किस स्तर से होनी चाहिए, किस तरह की इंक्वायरी की मांग आप कर रहे हैं? तो सरकार इस तरह की कॉलेजों का आदेश करेगी जी, और जो प्रशासनिक अमला है जी, उसको ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। जी। लेकिन वो ध्यान रखते ही नहीं। मगर इस तरह के कॉलेज, इस तरह के संस्थान तो अधिकतर गुर्जर साहब राजनीतिक संरक्षण के तहत चल रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध है, वरिष्ठ अधिकारियों के संबंधी हैं इन संस्थानों के मालिक जो हैं, और एक अनैतिक संबंध भी है इनके साथ। इस तरह का व्यापार चल रहा है लंबे अरसे से। इसमें विपक्ष की भी तो कुछ भूमिका होती है। अगर प्रदेश का भविष्य खतरे में जाता है, शिक्षा का स्तर गिरता है, इसमें कोई गिरावट आती है, तो उसके लिए आप भी तो जिम्मेदार हैं। आने वाली पीढ़ी, वर्तमान न सही मगर आने वाली पीढ़ी तो आपको भी कोसेगी गुर्जर साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ एक जगह का मामला नहीं है जी, ये तमाम सरकारों का तमाम इससे संबंधित मामला है जी। तो इसलिए सब जगह एक कानून बनाने की जरूरत है जी, और सब जगह एक मैं समझता हूँ एक कड़े नियम बनाने की जरूरत है और उनको अमल में लाने की जरूरत है जी।
कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनको अमल नहीं किया जाता। जी हाँ, कानून तो अब भी उपलब्ध हैं। जिन शर्तों के आधार पर ऐसे संस्थानों को मंजूरी या मान्यता दी जाती है चलने के लिए, उन शर्तों का तो एक का पालन नहीं हो रहा। एक शिक्षक नहीं होते जो इस संस्थानों के निर्देशक निदेशक होते हैं, उनकी खुद की योग्यता पर बड़ा सवाल है कि वो योग्यता कहाँ से डिग्री खुद लेकर आए हैं। एक भी संस्थान में क्लास नहीं चलते, नॉन अटेंडिंग क्लासेस के एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं और बीएड की डिग्री केवल एग्जाम के समय आप आइए और बीएड की डिग्री दे दी जाती है। और दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ की टीम यहाँ विजिट करती है, उसकी जानकारी इन्हें पहले मिल जाती है। अगर औचक निरीक्षण किए जाएं, उसकी मॉनिटरिंग होती, जो वर्तमान प्रावधान है कानूनी उसी को लागू किया जाता, तो संभव था कि इस संस्थानों पर नकेल कसी जाती। बिल्कुल ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, शर्तें और नियम तो बना दिए जाते हैं जी शासन और प्रशासनिक स्तर पर जी, लेकिन उन शर्तों का और नियमों का ये संस्थान उसका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे, इनकी निगरानी कौन रखेगा जी। इनकी निगरानी में कहीं ना कहीं चूक है। और चूक नहीं है जी, जो भ्रष्ट तंत्र है उसने सारा कुछ खराब कर रखा है इस देश का जी तो इसलिए जब तक भ्रष्ट तंत्र पर नकेल नहीं कसेगी जी तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है जी। इसलिए तंत्र को जागरूक होना बहुत जरूरत है, तंत्र को कार्रवाई करनी बहुत जरूरत है जी। मगर ये दबाव कैसे बनेगा, ये तंत्र सक्रिय कैसे होंगे, ये तो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। नहीं, लोग इन सारी जानकारियों को जनता के सामने लाएंगे जी। शासन प्रशासन से इस तरह जागरूक प्रेस की भूमिका निभाएंगे, मीडिया की भूमिका निभाएंगे जी। तो मैं समझता हूँ सब जागेंगे जी, जागेंगे तो काम बनेगा। जी, ठीक है नहीं जी। ठीक। तो क्या आप एक प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नाते इस मसले को राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे, और रखेंगे तो कब? बिल्कुल, जब प्रूफ समेत प्रमाण समेत आप हमें देंगे जी कि कहाँ आपका स्टिंग ऑपरेशन, कहाँ आपने कमजोरियां पकड़ी हैं, जी जी, जो नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं, आप हमारे ध्यान में लाएंगे और हमको उपलब्ध कराएंगे तो हम सरकार से मांग करेंगे। हालांकि ये इन्वेस्टिगेट करना तो सरकार का काम है। हमने तो जनहित में एक जुमला सामने रखा है कि ये देखो शिक्षण संस्थाओं में क्या होता है, तो ये जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो इन लोगों के खिलाफ सबूत जुटाएं, इनके खिलाफ एक्शन लें, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें, या जो वाकई एक प्रभावी इंक्वायरी होनी चाहिए तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सरकार अपनी जुम्मेदारी से बच नहीं सकती जी, लेकिन सरकारें आज जब किस तरह काम कर रही है आप देख रहे हैं ना। जी जी, सरकार तो आंख बंद करे बैठी है जी, किस तरफ कोई ध्यान नहीं है जी, तो इसलिए इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है जी, और उन नियमों को कड़ाई से पालन कराना चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है ना जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गुर्जर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर सरकार के सामने पक्ष रखने का वायदा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा, एक बात कही कि वो अगर हम इन्हें ये डेटा अवेलेबल करवाएंगे तो वो इसे आगे जरूर रखेंगे इस मामले पर। बिल्कुल ठीक बात है। अब तो ये मसला निश्चित रूप से देखिए, एक संवेदनशील राजनीति यही कहती है कि इस तरह के जनहित के मुद्दों को सामने लाना चाहिए, इसको मजबूती से मुखर होकर ऐसी चीज़ों के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए और तभी जनता का भला होगा। अदरवाइज आप एक तरफ हरियाणा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, नंबर 1 किस बिना पे? क्या इसी बिना पे? क्या आने वाली पीढ़ी इस तरह से नंबर 1 के लायक बन पाएगी? एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिसार से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं, जसवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी जसवीर, जसवीर जी आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए ताकि आप ठीक तरह से हमसे बात कर पाएं। ठीक है जी, नमस्कार जी। आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। जी जसवीर जी, नमस्कार जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर दीजिए। हेलो हेलो जी जसवीर कौर जी, अपना सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका विषय बहुत अच्छा है जिसको आपने छुआ है, लेकिन हाँ जी, हमारा ये सवाल है कि जो हमारी सरकार बनती है, चाहे मौजूदा है या भविष्य के गर्भ में है या पीछे जो रही है, मतलब इच्छा शक्ति नहीं है उनकी ऐसी चीजों को ठीक करने में।
जब जो हमारे नेतागण हैं उनकी इच्छा शक्ति जो है या फिर वो इन चीजों को इस तरह से देखना ही नहीं चाह रहे तो जन का भला कैसे होगा? जो लोग वाक्य में पढ़ना चाहते हैं उनको कहाँ वो चीजें मुहैया कैसे होंगी? मतलब मेरा कहने का साफ मतलब ये है कि जो हमारे नेता हैं, जो मौजूदा पार्टियां वर्क कर रही हैं, हरियाणा के संदर्भ में बोल रही हूँ मैं, कि उनके ही ये बड़े बड़े सेंटर हैं, वही चला रहे हैं और वही सब कुछ हो रहा है। तो जी बिल्कुल बिल्कुल जसवीर कौर जी। और हमारे आपके अलावा एक और कॉलर हमारे साथ हैं फरीदाबाद से। जी पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? लगता है उनसे हमारा संपर्क कट गया। तो जसवीर कौर ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी कि उनके ऊपर शिकंजा ठीक से नहीं कस पाते हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, पक्ष में हो तो विपक्ष उनके ऊपर आरोप लगाता है, अगर विपक्ष में आ जाए तो वो पक्ष वालों के ऊपर आरोप लगाता है। कुल मिलाकर के मामला वापस वहीं का वहीं आ जाता है। और ये बिल्कुल मैंने कहा, देखो राजनीति तो अब ऐसी बन गई है कि पुरानी बोतल में नई शराब। जी बिल्कुल एग्जैक्ट ये फॉर्मूला इनके लिए लागू होता है कि कुर्सी वही है, लोग बदलते हैं मगर मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनकी जो सोच है, जो उनके लक्ष्य हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। लक्ष्य में अनैतिक लक्ष्य की बात कर रहा हूँ कि इसमें ये कहते हैं कि आप सारी चीज़ों के लिए हमेशा राजनीतिक व्यवस्था को ही दोषी क्यों ठहराते हैं, उन्हीं को आप क्यों कोसते हैं। अल्टीमेटली क्यों ना कोसें, क्योंकि आप हर तरह की व्यवस्था के ऊपर आप बैठे हुए हैं। राजनीतिक इस्टेब्लिशमेंट, जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आप अकाउंटेबल हैं संविधान के प्रति, आप अकाउंटेबल हैं विधानसभा के प्रति, आप अकाउंटेबल हैं इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता के प्रति, जहां भी प्रदेश की सरकारें हैं या केंद्र सरकार है। एक और कॉलर हैं, ओम प्रकाश हैं हमारे साथ फरीदाबाद से, पहले उन्हें हम ले लेते हैं। जी ओम प्रकाश जी पूछिए अपना सवाल। पहले आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैं हेलो जी हाँ जी हेलो सर जी, मैं ओम प्रकाश जी अपना सवाल पूछिए। कि मैडम जो स्कूल में जो पढ़ाती हैं जी, और जो मैडम छुट्टी करके रह जाती है घर पे, बच्चों को कोई वो नहीं होता। जी हाँ, वो छुट्टी करती रहती हैं जी, आती नहीं है, और फिर बाद में कई साल तक हो जाते, बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, फिर बच्चे को ऊपर दोष लगाते कि बच्चे कामयाब नहीं हो रहे जी, और ऊपर बोलते हैं तो किसी को सुनवाई नहीं, पार्षद से कहते पार्षद नहीं सुनता। ओम प्रकाश जी लगता है किसी शिक्षिका की शिकायत हाँ, बिल्कुल मैं समझ गया ओम प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं। जैसे स्कूल में जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते नहीं, वो अपने काम में लगे रहते हैं। दूसरा क्या है, सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था, पौराणिक चीज़ें हम लोग भी अपना बचपन याद करते हैं। तो क्या थे, शिक्षक पढ़ाने की बजाय जो शिक्षक वाकई अयोग्य होते हैं, जो पढ़ाने के काबिल नहीं होते हैं, जिनमें वो योग्यता है नहीं, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने निजी काम में इन्वॉल्व रखते हैं। कोई ना कोई काम उनको देकर, दूध मंगाना, जैसा उन्होंने शब्द यूज किया, दूध की बात है, कुछ और चीज़ें इन्होंने कही, तो कुछ ना कुछ काम उसको देते रहते हैं। आप फलाना हमारे लिए ले आओ, वो ले आओ, इस तरह की चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। तो बच्चों का जो दिमाग है वो उसको वो डाइवर्ट रखते हैं और अपने ड्यूटी, जैसे वो कहते हैं ड्यूटी अपनी पूरी करके वो चले जाते हैं, चाहे चली जाती हैं, महिलाएं हों या पुरुष हों, इस तरह से। तो वो सवाल खड़े कर रहे हैं, और वो इसी व्यवस्था की ओर, इसी व्यवस्था की देन है जो इस तरह के हालात से बच्चे गुजर रहे हैं, या स्कूल में इस तरह के हालात हैं, वो इसी व्यवस्था की देन है। इसी तरह के कॉलेजेस से निकले हुए, बीएड किए हुए या प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए या नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, वही इस तरह की मानसिकता लेकर वहाँ जा रहे हैं, और ऐसी मानसिकता से वहाँ वातावरण को इन्होंने विकृत किया हुआ है, विकलांग बनाया हुआ है। वहाँ से कभी भी जो शिक्षा का मंदिर कहलाता है, वास्तव में वो शिक्षा का मंदिर इन्होंने पूरी तरह उस वातावरण को खराब करने की कोशिश की है, और उसकी आधारशिला ये बीएड इंस्टीट्यूट्स जो सारे हैं ये रख रहे हैं। जी, एक और हमारे साथ हमारे कॉलर हैं फरीदाबाद से, विजय हैं हमारे साथ फरीदाबाद से। जी विजय, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, और पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? विजय, क्या आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, ये आज का जो आपका सब्जेक्ट है बीएड पे है, तो मैं हेलो जी पूछिए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट आज का है बीएड पे जी, तो मैं उस पर प्रकाश डालूंगा कि सर, तो उसमें
पहले तो होता है आप अपने पहले टेलीविजन की आवाज कम कर। तो बिल्डिंग नहीं रहती है, लेकिन जो चेकिंग अथॉरिटी आते हैं वो बिल्डिंग को दिखा देते हैं कि इतनी सारी बिल्डिंग है जी। तो जितनी इनकी बिल्डिंग, एक तो पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, तो बिल्डिंग न होने के बावजूद, इंफ्रास्ट्रक्चर न होने के बावजूद यह दिखा देते हैं कि इनके पास बिल्डिंग है, जो पार्टी आती है। उसके बाद लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के बारे में लाइब्रेरी होती नहीं है, फर्जी किताबें दिखा दी जाती हैं और जो है वो इस तरह की सारी चीजें फर्जी दिखा करके सिर्फ 1-2 कमरे पर ही बीएड कॉलेज को रनिंग कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है सर कि जब उसमें फैकल्टी की बात आती है, फैकल्टी भी वहाँ मौजूद नहीं होते हैं और फर्जी लोगों के नाम पर जो फैकल्टी चलती है वह हो सकता है कि वो कहीं पढ़ा रहा हो, कहीं काम और कर रहा हो, लेकिन उसमें फर्जी उसका नाम दिखा करके, तो जब शुरू से ही जिसका जन्म ही गलत रूप से हुआ है तो उसका जो है आगे जितनी भी क्रियाएं होंगी वो गलत रूप से होंगी। और उसमें जो एडमिशन होते हैं, यहाँ तक कि पेपर कल देना है यूनिवर्सिटी से मिल करके, वो पेपर भी जो है अतिरिक्त पैसा लेकर के गलत रूप से उनको पेपर भी देते हैं, तो सिर्फ पैसे के बल पर आप डिग्री ले आओ। जी बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। जो खबर हम दिखा रहे थे वो लगता है कि आप भी ऐसी किसी मामले से गुजरे हैं, आपने बहुत करीब से सारी चीज़ें देखी हैं। तो सुभाष जी वो बता रहे थे कि बिल्कुल बहुत सही इन्होंने विजय जी ने कहा, और मुझे लगता है कि इस समस्या से ये 2-4 हुए हैं जी, तभी जाकर इनका ये अनुभव हुआ है। इन्होंने नज़दीक से देखा है ऐसे कॉलेजेस को कि जहाँ भवन नहीं है जी, जहाँ लाइब्रेरी नहीं है, जहाँ सबसे हाईली ऑब्जेक्शनेबल जो पार्ट है वो है फैकल्टी का। टीचर्स अयोग्य हो सकते हैं जी, मगर टीचर बिल्कुल ना हो, एक भी नहीं। और उन टीचर्स के उनके सर्टिफिकेट, उनके एफिडेविट या उनके फर्जी उनके अपॉइंटमेंट लेटर, और उस लिस्ट में पूरा का पूरा दिखाया जाता है जो एफिडेविट ये फाइल करते हैं एनुअल बेसिस पे, जो भी करते हैं, या मान्यता लेने के लिए जो ये फाइल करते हैं फॉर्म, अलग अलग तरह के फॉर्म है, उस फॉर्म को ये फाइल करते हैं, तो उसमें इनके सबके फर्जी नाम भरे जाते हैं। या तो नाम फर्जी होते हैं इन टीचर्स के, या उन ऐसे टीचर्स जो कि ऑलरेडी हैं, पढ़ाने के लायक होते हैं, उनके नाम उसमें डाल दी जाते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर आप इन्वेस्टिगेट करें और आगे आने वाली, अगर हमारी टीम ने ठीक से इसको इन्वेस्टिगेट किया तो संभव है इस बात का भी खुलासा होगा कि अगर एक कॉलेज में के उसकी लिस्ट में किसी ऐसे एक शिक्षक का नाम है, तो संभव है गुड़गांव के ही दूसरे कॉलेज में उस शिक्षक का नाम, उसका भी नाम हो। इस तरह इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं, इस तरह के अनैतिक धंधे इसमें अपनाए जा रहे हैं, और इतने पेपर्स को मैनिपुलेट करके इन्होंने मान्यता ली है। और ग्राउंड रियलिटी को कैसे कोई झुठला सकता है? जो कमेटी आती है। सुभाष जी, उत्तराखंड से एक हमारे और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टिंकू हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। जी पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हेलो जी, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हम हेलो जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। लगता है इनका फ़ोन जी। और जसवीर कौर एक और हैं, हिसार से हमारी कॉलर हैं। जी जसवीर जी, आपका स्वागत है और पूछिए अपना सवाल, क्या सवाल है आपका? हाँ जी हाँ जी। जी आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लीजिए, क्योंकि जो आपके पास जो हमारा जो प्रोग्राम पहुंच रहा है उसमें रिफ्लेक्शन आता है, वो 10 से 15 सेकंड का समय लगता है। आप आवाज़ कम कर लीजिए, आपको सही आवाज़ सुनाई देगी। हाँ जी सर, मैं पहले भी यही सवाल कर चुकी हूँ कि इच्छा शक्ति जो है सरकारों की वो गलत कामों के प्रति ज्यादा है, अच्छे कार्यों के प्रति जो एक जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं है। और ये जो कितने भी कड़े बनाए जाए, लेकिन वो उनका पालन होगा कैसे? क्योंकि ये पालन तो करवाने वाले जो हमारे डेमोक्रेसी में जो राजनेता हैं, जो सरकार के अंदर होते हैं, वही लोग रोकते हैं इन चीजों को। वहीं से कहीं ना कहीं से ये पोषित होती हैं, तो हु विल फाइट अगेंस्ट दैट थिंग? तो ये बहुत ज्यादा हमें लगता है कि ये सारी चीजें चलवाई जा रही हैं, जैसे कोई ताकत है जो चला रही है, तो इन पे कैसे कंट्रोल होगा? इसके लिए क्या मतलब जो एक तो हाँ बिल्कुल कौर साहिबा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अगर हमने ये आज इस ऑपरेशन को सामने लाया है तो उसका एक मुख्य कारण ये है, हमारा ध्येय ये है कि आप जैसे जागरूक नागरिक को, प्रबुद्ध नागरिकों को भी इस बात से वाकिफ़ कराना, उसकी जानकारी देना
कि आप इसको जानें कि यहाँ हो क्या रहा है। दूसरी बात ये है कि आप जब इससे वाकिफ़ हैं तो आप में जागरूकता आएगी कि आप ऐसे संस्थानों की ओर रुख नहीं करेंगे या आप अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे ऐसे संस्थानों में जहां इस तरह के व्यापार होते हैं, जहां हकीकत में वास्तविक शिक्षक नहीं तैयार किए जाते, योग्य शिक्षक नहीं तैयार किए जाते हैं। और तीसरी बात यह है, जब आप में जागरूकता आएगी तो एक तो ऐसे संस्थानों को हतोत्साहित किया जा सकेगा, डिस्करेज किया जा सकेगा, और आप सरकार से, सरकारी फोरम पे मजबूती से अभिभावक इस बात को उठा सकते हैं। इस प्रदेश की जनता या दूसरे हिमाचल की जनता या उत्तराखंड की जनता, अब जो मतदाता है, जो सरकार आप चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि आप चुनते हैं, सांसद विधायक चुनते हैं आप, या वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, जो होल एंड सोल प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं इन सारी चीज़ों पे, गतिविधियों पे ध्यान रखने के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जैसे लोग उन पर दबाव उठाएं और मुखर होकर विरोध करें, ज्ञापन देना चाहिए, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए कि आप जैसे लोग, आप जैसे अधिकारी अगर यहाँ इस प्रदेश में बैठे हैं